चलो शीट निकालो, डेफिनेट की शीट। डेफिनेट में एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट में को डाउट हो। फर्स्ट में को डाउट हो गया, वो डायग्राम वायग्राम बना दिया हमने ना, और कैलकुलेट करके निकाल लिया एरिया। सेकंड अभी रहने दो आप, है ना, बाद में कर लेंगे अपन। अभी पढ़ेंगे इसे डिफरेंशियल इक्वेशन। एक दो सवाल पहले भी छोड़े हैं अपने इस तरह के। तो ये अभी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कंसेप्ट लगेगा इसमें ना। इसके बाद हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए। 7 में को डाउट हो, 7 में वही ईमेल आना है अपने को आंसर, है ना। तो इसमें जो है वो साइन में कन्वर्ट कर लो उसको, इसको साइन में कन्वर्ट करके और फिर 10 में कन्वर्ट कर लो। ये हमें दे रखा है पाई/4 से पाई/2 दे रखा है ना, आई इज इक्वल टू पाई/4 से पाई/2, और फिर ये लिखा हुआ है 2 अपॉन साइन एक्स, 2 अपॉन साइन एक्स होल पावर 17, 2 अपॉन साइन एक्स होल पावर 17 dx। अब हम क्या करेंगे, साइन को 10 में कन्वर्ट कर लो आप, साइन को कन्वर्ट कर लेंगे 10 में। तो दिस इज 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10^2x/2। तो कोसेक होल पावर 17 ही है ना ये, तो 1 प्लस 10^2x/2, 1 प्लस 10^2x/2, ये ऐसे बन जाएगा ना, ठीक है ना। अब ध्यान से देखूं मैं, जो लिमिट मेरे पास है वो ln√2+1 है शायद, ऑप्शंस के अंदर ln 1+√2। तो व्हाट इज 10 π/8? 10 π/8 इज √2-1। तो √2-1 से √2+1 तो आ जाएगा, लेकिन ln चाहिए अपने को ना। तो बेसिकली पुट कर दो 10x/2 बराबर 10x/2 बराबर e⁻t, 10x/2 बराबर e⁻t। ये लिमिट से पकड़ में आएगा एक्चुअली ना। अब अगर मैं लिमिट चेंज करता हूं, तो जब x π/4 है तो ये π/8 हो गया। π/8 का मतलब 22.5, एंड 10 22.5 इज √2-1। तो उससे t बराबर आएगा ln√2-1। जब x बराबर π/4 है तो t बराबर ln√2-1 आ जाएगा, और जब x बराबर π/2 है तो उस केस में t बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 आएगा ना वो, तो 1 से t बराबर 0 आ जाएगा। अब सवाल मुझे t में लाना है, तो t में लाने के लिए एक तो ये 2 को 2 से काट दो, काट सकते हैं मेरे हिसाब से ना, क्योंकि वो कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज 1 प्लस e⁻²t, ठीक है ना। एक तो ये बन जाएगा अपॉन e⁻t और होल पावर 17। ये तो काम खत्म हो गया इसका ना। अब dx को मुझे t में लाना है ना, तो यहां से ला सकता हूं, दिस इज sec²x/2, दिस इज sec²x/2 एंड इंटू 1/2 dx बराबर e⁻t dt बन जाएगा ना। तो therefore dx can be written as 2 into e⁻t upon 1 plus 10^2x/2 dt, and 10x/2 is e⁻t, तो दिस इज 1 प्लस e⁻2t dt। ये ऐसा आ गया ना, ठीक है ना। तो ये तो चल ही रहा था, अब dx की जगह रखना है बस मुझे। तो dx इज 2 e⁻t अपॉन 1 प्लस e⁻2t होल पावर 1 इंटू dt। ये हो गया ना, ये हो गया ना, सही लिखा है ना। बताओ आंसर आ गया, मैनिपुलेट कर लो उसको अपन। तो देखो इससे कितना हो जाएगा, डिग्री आ जाएगी हमारे पास, है ना। तो इसमें एक तो हम कर सकते हैं यहां से, डिग्री 16 हो गई एक तरह से वो, ये डिग्री 16 हो गई, दिस इज 16, है ना, क्योंकि रेसिप्रोकल है उसका, उसके रेसिप्रोकल से तो 16 हो गया, और 16 से ये तो हट जाएगा सब। 2 बचा, उस 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, इस 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो 2 भी हट जाएगा यहाँ से। और आंसर को देखकर मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस इज, इसको लिखा जा सकता है, हमें लिमिट में क्या चाहिए, √2+1। तो √2+1 इसका रेसिप्रोकल है एक्चुअली ना। तो 1/√2-1 इज √2+1। तो इसको माइनस साइन कर दो आप आगे, तो इसको लिख सकता हूं मैं, दिस इज 2 टाइम्स माइनस ln√2+1 एंड टू 0, एंड दिस इज e⁻t प्लस e⁻t होल पावर 16 dt। ये ऐसा आ जाएगा। अब लिमिट उल्टी चाहिए अपने को, तो t इक्वल टू माइनस पी पुट कर दो, t इक्वल टू
माइनस पी, उससे ये प्लस आ जाएगा, लेकिन माइनस साइन आगे आएगा तो लिमिट उल्टी हो जाएगी ना, ठीक है ना। तो ये ऐसा निकाल सकते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट 8 में को डाउट हो, 9 में को डाउट हो, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, 15 में को डाउट हो। 15 में तो ये इसको अप्रोक्सीमेट कर लो और क्या है ना, बस ऐसे ये निकाल लो। हमें दे रखा है कि हमें एफ एक्स चाहिए एक्चुअली है ना, तो उसमें हमें दे रखा है कि एक तो एफ ऑफ हाफ जीरो के बराबर है, एफ ऑफ हाफ जीरो के बराबर दिया हुआ है, और ये दे रखा है कि फंक्शन का डोमेन हाफ से बने, और साथ में लिखा हुआ है कि हमें वो इंटीग्रल निकालना है अप्रोक्सीमेट करके। तो उसमें ये देख लो कि हमें एफ एक्स चाहिए एक्चुअली, तभी उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। एफ एक्स लिखा है 196 एक्स क्यूब अपॉन 2 प्लस साइन टू द पावर 4 पाई एक्स, ये चाहिए। तो इसको अप्रोक्सीमेट कर लो। अब ये मैक्सिमम कितना आ सकता है ना, एफ डेस एक्स मैक्सिमम तब आएगा जब नीचे वाला कम से कम हो। नीचे वाले की वैल्यू कम से कम क्या आ सकती है, 2, कम से कम 2 आएगा, दैट इज 96 एक्स क्यूब। भाई इससे बड़ा कभी नहीं आ सकता है, जब भी आएगा ये इससे बड़ा कभी नहीं आ सकता। अब हम चाहते हैं मिनिमम आए, नीचे वाले को मैक्सिमम कर दो, तो मैक्सिमम करने से आ गया 64 एक्स क्यूब। अब मुझे चाहिए लेकिन एफ एक्स, तो इसको इसको इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट करूंगा मैं हाफ से एक्स, हाफ से एक्स इसलिए इंटीग्रेट करूंगा क्योंकि एक्स तो मैं इसलिए डाला हूं क्योंकि मुझे एफ एक्स चाहिए। मान लो मैं हाफ से 1 इंटीग्रेट कर देता, तो फिर तो फंक्शन तो आता ही नहीं मेरे पास, मुझे तो एफ एक्स चाहिए भी ना, एफ एक्स थोड़ी आया मेरे पास, ये तो एफ डेस एक्स आया। तो हाफ क्यों ले रहा हूं लेकिन मैं, क्योंकि जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे एफ एक्स मिलेगा, और जब उसमें लिमिट लगाऊंगा तो उससे एफ ऑफ हाफ आएगा, और एफ ऑफ हाफ मुझे की बने, इसलिए मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ हाफ से लेकर एक्स, हाफ से लेकर एक्स में इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, एफ डेस एक्स डी एक्स, एंड दिस विल बी लेस देन इक्वल टू हाफ टू एक्स, एंड दैट इज 96 एक्स क्यूब डी एक्स। और हम जानते हैं अगर ये छोटा बड़ा है तो इसमें इंटीग्रेट भी, इसका इंटीग्रल भी छोटा बड़ा आ जाता है ना, समझते ना हम। तो दैट इज 64 एक्स क्यूब डी एक्स, ये ऐसा आ जाए नहीं, मतलब इसको इंटीग्रेट कर दो तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, एफ एक्स आएगा। उस एफ एक्स में एक बार मैं क्या रखूंगा, एक्स की जगह एक्स रखूंगा, और एक बार क्या रखूंगा, तो एफ ऑफ हाफ तो जीरो हो जाएगा ना, इसलिए हाफ इंटीग्रेट करने पर आएगा बाई 4, तो बाई 4 से क्या बनेगा 24, फिर आएगा एक्स की पावर 4, तो उससे एक्स की पावर 4 बनेगा, और उससे बनेगा 1/16, है ना। फिर यहां इंटीग्रेट करने पर आएगा बाई 4 से आएगा 16, फिर एक्स की पावर 4 आया, तो एक्स की पावर 4 1/16, ये ऐसा आ जाएगा। तो बस यहां से एफ एक्स आ जाएगा। देयरफॉर एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 24 एक्स टू द पावर 4 माइनस 3/2, ये 8 से कट जाएगा, एंड दिस इज 16 एक्स टू द पावर 4 माइनस 1। अब इसको हाफ से 1 इंटीग्रेट कर दो बस, है ना। ये सबसे, अगर मैं हाफ से 1 की बात करूं तो सबसे नीचे ग्राफ इसका रहेगा, उसके बाद उसका रहेगा, और उसके बाद इसका रहेगा, तो हाफ टू 1 इंटीग्रेट कर दो उसको। तो एग्जैक्ट नहीं आता वो, हाफ से 1 में जो है ये 78/20 आ जाता है बेसिकली ना, और 26/10 आ जाता है शायद, दिस इज 26/10, यानी अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा अब इसको, तो हाफ से 1 ये एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू आएगी, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो बेसिकली ये 78/10 समथिंग आता है, 20 आता है शायद, 78/20, 26/10, ये ऐसा आ जाता है ना। इंटीग्रेट तो कर ही लेंगे इन दोनों को ना। तो अभी इससे देख लो कि कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है, वो देखा जा सकता है कि भाई इससे छोटा है इससे बड़ा है, तो कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा वो देखा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे 19 में को डाउट हो, 19 तो हो जाएगा, एरिया दे रखा है अपने को ना, तो 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर दिया मैंने, दे रखा है ना उन्होंने, ये जो एरिया हमारे पास है ये 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स एरिया हो गया, ये तो एरिया हो गया, और ये दिया हुआ है मुझे एफ डैश है +2 के बराबर, और क्या मैं एफ डैश निकाल सकता हूँ, बस निकाल के रख दूंगा ना। मुझे एफ ऑफ 0 चाहिए, ये तो दे रखा है मुझे, ये एरिया हो गया और ये इसके बराबर दिया हुआ है। अब या तो मैं क्या करूं, एफ डैश ए निकाल लूं, हालांकि वो जो एफ एक्स है उसको इंटीग्रेट ही कर सकता हूं मैं चाहूं तो, क्योंकि 2 cos स्क्वायर ही तो है वो। भाई अगर आप लेबनिज थ्योरम नहीं लगाना चाहो तो मत लगाओ, आप पहले आप एफ डैश एक्स निकाल लो, उसमें एक्स बराबर ए रख दो, ये चाहो तो उसको इंटीग्रेट ही कर लो, लेकिन इंटीग्रेट करने के बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा, उससे तो एफ एक्स ही आएगा, डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो आएगा हमारे पास, दिस इज एफ डैश ए जो आएगा, मतलब पहले मैं एफ डैश एक्स निकालूं, उसमें क्या रखूं, एक्स की जगह ए रख दूं, तो ये एफ डैश ए जो आएगा ना, ध्यान से अगर आप देखोगे तो दैट इज 2 cos स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 5/6 इंटू 2a, फिर आएगा माइनस दैट इज 2 cos स्क्वायर ए, एंड प्लस ये तो आ गया एफ डैश ए, और ये +2 हो गया ना, और ये इंटीग्रल चल रहा है हमारा 0 टू ए और एफ एक्स डी एक्स। अब हमें तो एफ ऑफ 0 चाहिए, या एफ ऑफ 0 चाहिए ना हमें, तो इसमें डिफरेंशिएट कर दो, फिर लेबनिज थ्योरम लगा दो, तो यहां से कितना आ गया, एफ ऑफ ए आ गया, और इसको विद रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट कर दो,
फिर a बराबर 0 रख दो, तो उससे एफ ऑफ 0 आ जाएगा। भाई ये तो अभी इंटीग्रल आया है, अब मैं एफ ऑफ ए निकालने के लिए लेबनिज थ्योरम लगा रहा हूँ। डिफरेंशिएट करने पर क्या आया, एफ ऑफ ए आया। इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो उसको भी करूंगा ना, अब वो तो डिफरेंशिएट करना आता है ना मुझे, उसको तो डिफरेंशिएट कर सकता हूँ प्रोडक्ट रूल लगा के, जैसे भी करूंगा। ये मेंटेन रहेगा, पहले 2a को कर लूंगा, फिर 2a मेंटेन रहेगा, इसको कर लूंगा, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, और उसके बाद फिर a बराबर 0 रख दूंगा। तो जानते भी ना, 2a विल रिमेन एज सच। जैसे ये कितना आ गया, दिस इज, हम इसको बोल सकते हैं ना, इसको 4a विल रिमेन एज सच, ये 4a विल रिमेन एज सच। इसको डिफरेंशिएट करो, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, इसका डेरिवेटिव आता है माइनस साइन 2a, कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन 2 थीटा। तो 2 थीटा का मतलब 2a स्क्वायर प्लस पाई बाई 3 आ गए। अब नाउ 4 cos स्क्वायर विल रिमेन एज सच, 4 cos स्क्वायर विल रिमेन एज सच। तो a का डेरिवेटिव क्या हो गया, a का रिस्पेक्ट टू 1 हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो -2 तो -2 है, cos स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन 2a, और 2 का तो 0 हो गया। बस इसमें a बराबर 0 रखते ही, a बराबर 0 रखते ही तो 0 हो गया। बस यहाँ रख के देख लो आप, वो कितना आएगा, जो भी कितना आएगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, a बराबर 0, बस अब वो a बराबर 0 रख दो, तो 4 इंटू 3/4 आ गया, तो 3 इज द आंसर। आसान सवाल था मेरे हिसाब से, ये सवाल आसान था ना, जो भी हमने किया था उससे आसान सवाल था, ये होने वाला सवाल था, इसको ध्यान से पढ़ते और इस पे कंसंट्रेट करते तो ये होने वाला सवाल था ना। इसके बाद नेक्स्ट 20 में को डाउट हो, 20 में को डाउट, 20 में तो वो ग्राफ बना लो उसका, और क्या ना, इसे फंक्शन कंसिडर कर लो, ये वाला एक फंक्शन कंसिडर कर लो, लेट 5x बराबर, ये मैंने एक फंक्शन कंसिडर कर लिया, 0 से लेकर x, 0 है कितना है, 0 से लेकर x, टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी रेस्ट टू पावर 4 dt माइनस 2x माइनस 1। ये मैंने, ये एक पूरा ये भी x का फंक्शन है, ये मैंने इंटरचेंज कर लिया। यानी अब मुझे ये देखना है कि 0 से 1 के अंदर, 0 से 1 के अंदर 5x बराबर 0 के कितने रूट आ रहे हैं, ये मुझे पता लगाना है। वो इंटरचेंज करके मैंने 5x मान लिया उसको, तो वो 5x हो गया ना, वो इसको 5x बोल रहा हूं मैं, तो 5x बराबर 0 का 0 से 1 में कितने रूट आएंगे, ये मुझे पता लगाना है। तो उसके लिए हम पहले 5 ऑफ 0 निकाल लो, सबसे पहले निकाल लो 5 ऑफ 0। तो 0 पर वैल्यू क्या आ रही है भाई, 0 पर वैल्यू आ गई 1, इसमें x बराबर 0 रखा ना भाई हमने, 5 ऑफ 0 बराबर 1, 0 से तो 0 से 0 हो गया ना, वो +1 हो गया, तो 0 पर वैल्यू आ गई 1। अब इसकी 1 पर वैल्यू निकालो, तो 1 पर वैल्यू निकालने में दिक्कत आएगी, मतलब दिक्कत का मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा। 5 ऑफ 1 अगर मैं निकालूंगा तो 5 ऑफ 1 विल कम आउट टू बी 0 to 1 टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी रेस्ट टू पावर 4 dt, और वो कितना बन गया, -1 बन गया। अब ये मुझे सोचना पड़ेगा भी हाल फिलहाल, हालांकि ये एक फिक्स वैल्यू है, क्योंकि जैसा भी इंटीग्रल होगा मैं पुट कर दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, -1 हमारे पास है। तो ये मुझे भी देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू क्या आती है, इस पर विचार कर सकते हैं चाहे तो हम, और वैसे भी देख सकते हैं कि अगर t 0 से 1 में है तो ये वैल्यू 1 से छोटी होगी, देखो आप, ये वैल्यू 1 से छोटी होगी। हमारे पास ये t की तो लिमिट है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये एक फिक्स वैल्यू है, मैं निकाल पाऊं नहीं निकाल पाऊं उसको, मुझे देखना है ये वैल्यू 1 से बड़ी है छोटी है। तो हम देख रहे हैं अगर t 0 से 1 में है तो टी स्क्वायर तो और छोटा हो गया, और नीचे का जो नंबर है वो तो 1 से बड़ा है, तो इस इंटरवल के अंदर ये वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं कि अगर मैं इस वैल्यू को निकालने के बारे में सोचूं अगर, तो मैं इसका ग्राफ बनाता हूं जैसे, तो इसकी टी बराबर 0 पर वैल्यू क्या आ रही है, इसकी टी बराबर 0 पर वैल्यू 0 आ रही है, टी बराबर 1 पर कितना आ रहा है, टी बराबर 1 पर आ रहा है 1/2, है ना। और हम देख रहे हैं इसका ग्राफ ऊपर ही बनेगा, एक्स एक्सिस इसके ऊपर जाएगा नहीं, है ना। तो इसमें, और ये जो वैल्यू है ये साफ साफ भी दिख रहा है कि ये वैल्यू 0 से 1 में मैं कुछ भी रखूं ये कभी 1 से बड़ी नहीं आ सकती, ये कभी 1 से बड़ी नहीं आ सकती। किसी ने कुछ नहीं किया, वो अपने आप गिर गया शायद, है ना। हाँ, आज किसी ने गिराया नहीं तो अपने आप गिर गया। क्या स्विच गिर गया शायद, है ना, स्विच गिरा, क्या गिरा, बोर्ड गिर गया शायद, क्या गिरा, बोतल गिरी, अच्छा। गिरी तो बोतल ही, लेकिन, है ना। तो इसमें हम ये देखें कि 0 पर वैल्यू 0 आ रही है इसकी, और इसकी 1 पर वैल्यू हाफ आ रही है, और ये क्लियर कट दिख रहा है कि अगर t 0 से 1 के बीच में है तो ये वैल्यू 1 से बड़ी कभी नहीं आ सकती, 1 से कम ही आएगी। तो अब मैं ग्राफ कैसा ही बना लूं, अगर मैं ये भी नहीं देखूं कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव कभी होगा नहीं, ग्राफ नीचे जाएगा नहीं, इसके ऊपर ग्राफ जाएगा नहीं, ये भी क्लियर है ना। तो हम अगर ग्राफ यूं भी बना दें
तो ये बोल सकते हैं कि 0 to 1 अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा ये वैल्यू, तो ये हाफ से कम ही आएगा। समझ में आ गया? हाफ हाफ से कम आने का मतलब वो नेगेटिव है, इसका मतलब ये समझ में नहीं आया? हाफ से कम आएगा। हाँ, ये इसका डायग्राम बनाया मैंने, ये इसके डायग्राम के बारे में बताया। बट 0 पर इसकी वैल्यू 0 आ गई, 1 पर ये हाफ आ रहा है, और हम देख रहे हैं कि ये 1 से बड़ा कभी नहीं आ सकता। मतलब ये देखें अगर हम, तो 1 से कम ही आएगा हमेशा है ना। तो अगर थोड़ा डाउट हो तो यूं निकाल सकते हैं अपन चाहें तो, जेड मान लो उसको, और टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी रेस्ट पावर 4, थोड़ा डिफरेंशिएट कर दो चाहो तो, डी जेड, क्लियरिटी के लिए मतलब है ना, डी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू 1 प्लस टी रेस्ट पावर 4 इंटू 2t माइनस, और ये कितना आ जाएगा, दिस इज टी स्क्वायर इंटू 4t क्यूब और अपॉन 1 प्लस टी रेस्ट पावर 4 का होल स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा ना। अब इसको ध्यान से अगर मैं देखूं तो दिस इज 2t माइनस, ये 2 आ रहा है टी रेस्ट पावर 4, दिस इज 2 इंटू टी रेस्ट पावर 5, नीचे की तो कुछ चिंता है नहीं है ना, तो दिस इज 1 माइनस टी रेस्ट पावर 4, और टी हमारे पास 0 से 1 में है, तो ये वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं आएगी 0 से 1 में। तो डेरिवेटिव क्या है, हमेशा पॉजिटिव है इसका ना, मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एक तरह से ना, तो बस फिर तो कोई डाउट ही नहीं है। अब ये भी ऐसे इसके ऊपर ग्राफ नहीं जा सकता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मिनिमम वैल्यू 0 पर आएगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 पर आएगा, है ना, मिनिमम वैल्यू 0 पर। तो ये डायग्राम ऐसा बन गया। मतलब अब अगर मैं इसको 0 to 1 इंटीग्रेट भी करूंगा ना, तो इस रेक्टेंगल के एरिया से भी क्या आएगा, ये कमी आएगा इसका रेक्टेंगल, तो वो हाफ से कम आने वाला है मतलब, तो ये वैल्यू हाफ से कम आने वाली है, नेगेटिव है, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव, नहीं नहीं 1 पे वैल्यू निकाली मैंने ना, ये तो 1 पे वैल्यू निकाली ना, 1 पे वैल्यू क्या आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है, कुछ नेगेटिव आने वाली है। अब मुझे एफ डेस एक्स निकालना पड़ेगा, 5 डेस एक्स निकालना पड़ेगा, तो अब मैं इसको डिफरेंट, ये समझ में आ गया ना, बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू निकाल ली, 5 of 0 निकालना क्लियर था बिल्कुल, जैसे मैंने 5 of 0 निकाला 1 आ गया, फिर मैंने 5 of 1 निकालने की कोशिश की, तो मुझे समझाने में टाइम लगा इसको, लेकिन समझ में आ गई कि बाद ये वैल्यू नेगेटिव है, 1 पर नेगेटिव आ रहा है, 1 के बाद मुझे सोचना नहीं है, 0 की तरफ मुझे सोचना नहीं है, बस अब मुझे दिखाना है कि यहाँ से ग्राफ शुरू हो रहा है, यहाँ आ रहा है, तो 2-3 बार कट करेगा या एग्जैक्टली एक बार कट करेगा, तो उसके लिए मुझे डिफरेंशिएट करना ही होगा। तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, लेबनिज थ्योरम लगा रही 5-x इज इक्वल टू, एंड 5-x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, एंड दैट इज माइनस 2, एंड दिस इज क्लियर कट नेगेटिव, क्योंकि अगर x 0 से 1 में है तो अब ये भी देखा ही हमने ना, x अगर 0 से 1 में है तो ये वैल्यू हाफ से भी कम आएगी ना, तो नेगेटिव आएगी, एंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ग्राफ ऐसा बनेगा, और 5x बराबर 0, 5x का ग्राफ x एक्सिस को 0 से 1 के बीच में एग्जैक्टली एक बार काटेगा, तो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। अच्छा सवाल है, दोबारा आ सकता है, 2016 में आया था ना, 8-9 साल हो गए इसको आए हुए ना। इसके बाद हम आ गए नेक्स्ट, बस ये थे, इसमें ये थे ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आ गए। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, A1 में को डाउट हो, A1 के बाद पार्ट 2 के A1 में को डाउट हो, इसके बाद A4 में को डाउट हो, बस ये थे, आगे चलते हैं ना। तो हम आ गए थे डिफरेंशियल इक्वेशन पर, और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे थे हम, और मैं समझा रहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी हम बनाते हैं किसी एक कर्व के कोरस्पॉन्डिंग फॉर्म नहीं करते, मतलब एक फैमिली ऑफ कर्व होगा हमारे पास, उस फैमिली ऑफ कर्व के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो एक फैमिली ऑफ कर्व आएगा, कोई एक कर्व नहीं आ सकता, उससे एक फैमिली ऑफ कर्व आएगा ना। अभी हम फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं, फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो उससे एक फैमिली ऑफ कर्व आ जाएगा हमारे पास है। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए या फॉर्म करने के लिए मैंने कल लिखाया था आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, और हमने मान लिया कि जब हम काउंट करना सीख लेंगे तो मान लिया लेट देयर बी m एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उनको काउंट करना सीखेंगे अपन है ना, डिफरेंशियल एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट करना सीख। एक सवाल दिया था मैंने ना, उसका आंसर आता शायद 8/15, वो था ना फाइंड द एरिया ऑफ द लूप, 2 सवाल दिए थे शायद मैंने, फाइंड द एरिया ऑफ द लूप था एक, तो उसका आंसर आता है 8/15, है ना। तो वो डायग्राम ऐसा बन जाता है, अगर आपने बनाया होगा डायग्राम, तो एक्स स्क्वायर, डायग्राम नहीं बनाओ तो चलेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा फिर कि भाई हमें जो है वो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, फिर वो आपकी स्किल है अगर आप सोच पाए तो। नो डाउट डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, बस डायग्राम बनने से थोड़ा ये माइंड में क्लियरिटी आ जाती है कि वैसे ऐसे है, मैं कोई गलत नहीं सोच रहा है ना। अदरवाइज अगर नी भी इंटीग्रेट करें अपन, नी भी डायग्राम बनाए, तो ये सोच लो भाई मैं जिससे को इंटीग्रेट करूंगा, तो इसमें अगेन दिस इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है।
क्योंकि अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स लिखूंगा तो ये चेंज नहीं होगा, लेकिन ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं वाई की जगह माइनस वाई लिखूंगा तो चेंज हो जाएगा ना। तो इसमें अब ये डायग्राम इसके अबाउट सिमेट्रिक है, मुझे डायग्राम इधर बनाना है बस, इधर बन जाएगा तो मैं कॉपी कर लूंगा। और वो बोल रहे हैं एक लूप का एरिया निकालो, मतलब इससे कहीं ना कहीं एक लूप बनेगा और उसी का मुझे एरिया निकालना है ना। तो ये तो मुझे मालूम पड़ गया इसके अबाउट सिमेट्रिक है। मैं वाई एक्सिस के राइट में ट्राई करूंगा अब डायग्राम बनाने का। तो इसमें क्या करो, अब ये देख लो कि भाई इसमें एक्स बराबर जीरो रख दो। एक्स बराबर जीरो रखने से क्या मालूम पड़ता है, एक्स बराबर जीरो रखने से हमें वो पॉइंट मालूम पड़ते हैं बट द ग्राफ क्रॉसेस द वाई एक्सिस। तो हमने एक्स बराबर जीरो रख दिया, तो उससे मुझे वाई की दो वैल्यू मिल गई, एक मुझे मिल गया वाई बराबर जीरो, एक मुझे मिल गया वाई बराबर वन। बस ये वाई एक्सिस को इन दो पॉइंट पे कट करेगा, इसके अलावा कहीं कट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये वाई एक्सिस को कहीं कट करेगा तो जहां भी कट करेगा उसका एक्स जीरो होगा। और अगर मैं इसमें एक्स बराबर जीरो रख दूं तो वी आर गेटिंग ओनली टू वैल्यूज ऑफ वाई, वन इज वाई बराबर जीरो एंड अदर इज वाई इज इक्वल टू वन। अब ये ट्राई करते हैं कि एक्स एक्सिस को कब कट करेगा, तो एक्स एक्सिस को जहां भी कट करेगा वहां पर वाई जीरो होगा, तो इसमें वाई बराबर जीरो रख दो, तो वी आर गेटिंग ओनली वन वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज एक्स बराबर। तो ये एक्स एक्सिस को सिर्फ ओरिजिन पे कट करेगा, उसके अलावा कहीं कट नहीं कर सकता है ना, ठीक है ना। तो ये डायग्राम इस लाइन को यहाँ दो कट जगह कट करने वाला है, इस लाइन को सिर्फ एग्जैक्टली यहाँ कट करने वाला है, और मुझे पता है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो अब इसमें देखते हैं कि इसका रीजन देखो आप, सिंस ये नॉन नेगेटिव है तो इसको नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा, इसका मतलब वाई वन से बड़ा भी नहीं हो सकता। वाई नेगेटिव तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव कभी नहीं होगा, तो वाई स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए, मतलब वाई वन से बड़ा कभी नहीं होना चाहिए, तो ये डायग्राम इसके ऊपर कभी नहीं बनेगा। हाँ नीचे कितना ही बन सकता है, वाई को नेगेटिव कर दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि वाई को नेगेटिव करेंगे तो ये तो पॉजिटिव होगा और ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी वाई वन से बड़ा नहीं हो सकता, बस ग्राफ इसके ऊपर नहीं जाएगा, नेगेटिव कितना भी हो सकता है। इनफैक्ट वाई माइनस इन्फाइनेट तक भी जा सकता है, वाई को माइनस इन्फाइनेट करूंगा तो ये प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। और जब मैं वाई को इन्फिनिटी करूंगा तो हमें पता है कि वाई की हर वैल्यू के लिए एक्स की मुझे दो वैल्यू मिलेंगी, क्योंकि ये डायग्राम इसके अबाउट सिमेट्रिक है। वाई की किसी भी एक वैल्यू को लिखा मैंने तो मुझे एक्स की दो वैल्यू मिलेंगी, एक इधर और एक इतना, जितनी इधर आएगी उतनी उधर आ जाएगी। तो अब मैं पहले डायग्राम बनाता हूं यहां पर जीरो से वन के बीच में, यहां वैल्यू जीरो है, यहां वैल्यू जीरो है, मैं डायग्राम बना रहा हूं इस तरफ। तो अगर वाई को मैं जीरो से वन के बीच में लिखूंगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो उससे एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी, दो, हमें तो एक चाहिए इधर वाली है ना, तो डायग्राम ऐसा बन जाएगा। जीरो से वन के बीच में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी आएगी और नेगेटिव भी आएगी। मैं डायग्राम उधर बना रहा हूं इसलिए मैंने उधर बना दिया। अब मैं देखता हूं कि डायग्राम उधर बना दिया तो इधर भी बना दिया मैंने, क्योंकि उसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो लूप तो बन गए। अब पता नहीं ये अकेला लूप आएगा और भी आएगा। अब हम देखते हैं कि भाई जैसे इसमें अगर मैं वाई को नेगेटिव करता जाऊं, वाई को नेगेटिव कर, क्योंकि वाई नेगेटिव कितना भी हो सकता है, माइनस के इनफाइनाइट तक जा सकता है ना। हम डायग्राम एक ही तरफ बना रहे हैं, या तो उस तरफ बना लो, इस तरफ अपने आप बन जाएगा, या इस तरफ बना लो, उस तरफ अपने आप बन जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं वाई को नेगेटिव करता जाऊं तो एक्स क्या होगा, एक्स भी बढ़ता जाएगा, समझ रहे हैं। तो एक्स बढ़ेगा पॉजिटिव में और वाई होगा नेगेटिव में। तो डायग्राम देखो मैं ऐसा बना सकता हूं, ये डायग्राम ऐसा बन जाएगा, मैं वाई को नेगेटिव करता जाओ, वाई को नेगेटिव, जैसे वाई को मैंने माइनस वन लिखा फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, वाई को माइनस वन लिखा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, टू, तो एक्स रूट टू आया। फिर वाई को मैंने टू लिखा, वाई को माइनस टू लिखा तो उससे कितना आया, वो आया एक्स स्क्वायर बराबर सिक्स, तो रूट सिक्स आया। रूट सिक्स दो से बड़ा होगा ना, मेरी बात समझ रहे हैं। जैसे अब मैंने वाई को किया माइनस वन, वाई को माइनस वन करने से कितना आया, एक्स बराबर रूट टू आया, रूट टू तो आया माइनस वन से, रूट टू का मतलब ये एक्स बराबर रूट टू आ गया, वो तो माइनस रूट टू तो आएगा आएगा। हम डायग्राम एक तरह बना रहे हैं, फिर मैंने वाई को माइनस टू लिखा, अब कितना आया, माइनस टू से कितना आया, रूट ट्वेल्व। तो रूट ट्वेल्व का मतलब ये और बड़ा है आपकी बात, ये पहले लेंथ कम आई थी अब ज्यादा आ गई। फिर वाई को ज्यादा नेगेटिव करूंगा और आएगा, फिर ज्यादा नेगेटिव करूंगा और यूं आएगा, फिर ज्यादा नेगेटिव करूंगा ऐसा आएगा। अब उधर डायग्राम बन रहा है तो इधर भी बन गया, दिस इज मैजिक, डायग्राम बन गया कैसे, आगे समझ में। अब लूप का एरिया निकालना है मुझे, ये क्लियर नहीं हुआ, लूप का एरिया निकालना है, तो लूप का एरिया निकालने के लिए जीरो टू वन और डबल कर दो उसको बस आप, लिमिट हम वाई की लगा रहे हैं तो डी वाई आएगा ना, तो रिक्वायर्ड एरिया इज टू टाइम्स जीरो टू वन। अच्छे सवाल है, आने लायक सवालों में से है ना, आते सिंपल है, हालांकि सिंपल कर्व आते हैं जो सिम फेमिलियर है, आप देख भी रहे हैं सवाल जेई के अंदर आने वाले, एडवांस के अंदर भी आने वाले,
सिंपल ग्राफ होते हैं उनको बनाना सीख, हालांकि ये भी आ सकते हैं आने में। तो इसमें क्या करो, बस आप डबल कर दो उसको, और डबल करके एक्स को निकाल लो। तो एक्स से कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई आ गया बस इसमें। अब इंटीग्रेट करने के तरीके बहुत सारे हैं। पुट कर दो y बराबर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस वाई बराबर टी स्क्वायर, प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दो, या ऐसे कर दो -2 0 से 1 माइनस वाई 1 माइनस 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 माइनस वाई डी वाई। ये 1 से 1 कट रहा है, माइनस से माइनस प्लस हो गया, और बस एक बार 3/2 आ जाएगा, एक बार वो आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, सिंपल। जब हम इंटीग्रेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, पहले लेक्चर में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। दिस -3/2 एंड दिस इज 1 माइनस वाई डी वाई। ये लीनियर है, लीनियर पर पावर है, लीनियर पर पावर है, सिंपली इंटीग्रेट कर दो, आंसर विल बी 8/15। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दो। प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाओगे तो यह क्या फर्क पड़ेगा, प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाने से फर्क ये पड़ेगा कि यह 1 माइनस वाई बन जाएगा और वो अंडर वाई बन जाएगा, ताकि अंडर वाई माइनस वाई की पावर √3/2, उसको इंटीग्रेट कर देंगे सिंपली। हालांकि इससे बेटर था वो प्रॉपर्टी नंबर 5, क्योंकि इसमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ रहा है, वहां वाई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा बस अपने को। लेकिन वो तरीके हैं, वाई बराबर साइन स्क्वायर थीटा पुट करके भी निकाल सकते हैं अपन चाहें तो। एक सवाल वो और था हमारे पास, है ना। तो उसमें हमारे पास क्या है कि जो एफ एक्स था, और मैं उसका एरिया निकालना चाहता हूँ -3 से 5। एक तो एफ इनवर्स एक्स है और एक हमारे पास एक्स एक्सिस है। अब सवाल ये आता है, या तो मैं डायग्राम बनाऊं एफ इनवर्स एक्स का, लेकिन मैं एफ इनवर्स एक्स निकाल नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी फंक्शन अगर 1 1 2 है तो उसका इनवर्स हमेशा एक यूनिक इनवर्स फंक्शन होगा उसका। बट वी मे और मे नॉट बी एबल टू कैलकुलेट इट्स इनवर्स, और उसका इनवर्स मैं निकाल भी नहीं सकता, क्योंकि वो क्यूबिक है, मैं एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई एक्सप्रेस नहीं कर सकता, है ना। तो मैं इनवर्स फंक्शन तो नहीं निकाल सकता, वो तरीका तो बंद कर दिया उन्होंने, मतलब बंद का मतलब वो एक रास्ता बंद कर रखा है हमारा, क्योंकि हम इनवर्स फंक्शन नहीं निकाल सकते। अब सवाल आता है, मैं 3 से 5 एफ इनवर्स एक्स को और एक्स एक्स के साथ मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं ना, तो मैं डायग्राम तो बना सकता हूं एफ इनवर्स एक्स का। कैसे बनाऊंगा, एफ एक्स का डायग्राम बना लूंगा और वाई एक्सिस के बाद मिरर इमेज ले लूंगा। लेकिन डायग्राम से क्या होगा, मैं डायग्राम से एरिया नहीं निकाल पाऊंगा। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं। हमें जो एरिया चाहिए, एफ एक्स हमारे पास ही, एफ एक्स इज एक्स क्यूब, और आगे क्या लिखा है 3x और +1 लिखा हुआ है, और हमें इंटीग्रेट करना है एफ इनवर्स एक्स को एक्स एक्सिस के साथ। तो द रिक्वायर्ड एरिया इज -3 से 5। अब अगर मैं एफ इनवर्स एक्स लिखूंगा ना, तो ये डाउट होगा, आपको क्या पता भाई पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है, आपको किसे पता है कि ये पूरा, क्योंकि हम इसका y बराबर एफ इनवर्स एक्स, एक्स एक्सिस, x बराबर -3 से x बराबर 5 का एरिया निकाल रहे हैं। अगर मैं लगा दूंगा, यही तो करना है मुझे, लेकिन अगर मैं सिंपली ऐसे लिखूंगा तो हमें लगेगा कि भाई हमें क्या पता कि एफ इनवर्स एक्स -3 से 5 के बीच में पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है, क्योंकि हमें तो एरिया निकालना है। नहीं, अगर थोड़ा नीचे होगा तो जिस सेंटर में नीचे है उस सेंटर में मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे पता नहीं है क्या है। तो हम इससे बचने के लिए ये तो पूरा डायग्राम वगैरह बनाए, ये इससे बचने के लिए क्या करा मैंने, ये मोड लगा दिया। ये सही है बिल्कुल, हमेशा पूरा ऊपर होगा तब भी सही है, पूरा नीचे होगा तब भी एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। थोड़ा नीचे होगा तो मॉड माइनस साइन से खुल जाएगा, तो जब पॉजिटिव होगा तो मॉड प्लस साइन से खुल जाएगा। दिस विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द एरिया। अब इसमें दिक्कत ये आती है कि एफ इनवर्स एक्स नहीं है मेरे पास, है ना। तो वो जो मैंने डिराइव करने लगा था ना बी इंटू एफ ऑफ बी वाला, मैंने कहा मैथमेटिकली निकाल के लाना, तो वो अब यहाँ काम आ जाएगा ना। हम क्या करते हैं, इस एफ इनवर्स एक्स को टी मान लेते हैं ना, हमने इसको टी मान लिया, एफ इनवर्स एक्स बराबर टी। और अगर एफ इनवर्स एक्स बराबर टी है तो हम जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को हमेशा सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे इस फंक्शन को हमेशा क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर एफ ऑफ टी लिख सकते हैं, एक्स बराबर एफ ऑफ टी लिख दिया हमने। अब मुझे पूरा सवाल टी में लाना है। ये लिमिट किसकी है अभी, ये लिमिट एक्स की है, तो मुझे देखना है कि जब एक्स बराबर -3 है तो टी क्या होगा। तो मैंने एक्स बराबर फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू -3, तो मुझे टी निकालना है। व्हाट इज टी, टी इज टी क्यू, एफ ऑफ टी इज टी क्यू प्लस का 3t+1, याद आएगा टी क्यू प्लस का 3t और +4 बराबर 0। टी बराबर -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और टी बराबर -1 अगर रखूंगा तो टी स्क्वायर माइनस का टी +4, ये इसके फैक्टर हो गए ना। तो टी बराबर -1 इज द ओनली रियल रूट। तो जब x बराबर -3 होगा तो t बराबर -1 आ जाएगा। समझ में नहीं आया क्या कर रहा हूं भाई, x की जगह -3 रख के t निकालना है ना मुझे, तो x की जगह माइनस एफ ऑफ टी तो ये होगा ही, यहां से क्यूबिक का हेट एंड ट्रायल लगाया, t बराबर -1 इज द ओनली रियल रूट। अब की बार मैं t बराबर 5 रख दूंगा, तो 5 इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, और एफ ऑफ टी का मतलब क्या हो गया, टी क्यू प्लस का 3t और +1।
तो देयरफॉर टी क्यूब प्लस का 3t माइनस 4 बराबर 0। तो t बराबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो ये टी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का टी स्क्वायर बनेगा और प्लस 4 आ जाएगा। अगेन t बराबर 1 इज द ओनली रियल रूट। और जैसे ये दिखा थोड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई लिमिट अच्छी आई है ना, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे मैं कुछ सोच पाऊंगा जल्दी, है ना। लिमिट आ गई हमारे पास। अब ये क्या बन गया, ये मॉड टी बन गया, ये मॉड टी बन गया। अब dx लाना है मुझे ना, तो dx लेके आ सकता हूं मैं। देयरफॉर dx इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज dx बराबर f dash t dt। व्हाट इज f dash t? f dash t इज 3t स्क्वायर प्लस 3 इंटू टी dt। तो ये आ गया हमारे पास मॉड टी इंटू 3 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1। अब ये इवन फंक्शन है, तो 2 टाइम्स 0 to 1, मॉड टी इवन है, टी स्क्वायर प्लस 1 भी इवन है, तो 2 टाइम्स कर दो उसको। 2 टाइम्स से कितना आ गया, 6 टाइम्स आ गया वो, और 0 to 1 आ गया। अब टी 0 to 1 आ गया तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, टी इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। तो इससे कितना आ गया, 6 तो 6 रहेगा, टी क्यूब से कितना आएगा 1/4, और टी से कितना आएगा 1/2, एंड दिस इज इक्वल टू 3/2 एंड प्लस 3 एंड 4.5 इज द आंसर। अच्छा सवाल है, जेई में आने वाले सवालों में से। ठीक है ना, तो कुछ नहीं करा हमने, जैसे वो था ना, वो बी इंटू एफ ऑफ बी निकाला था हमने, वो हमने डायग्राम से निकाला था, तो वहां उसको मैथमेटिकली भी डिराइव कर सकते हैं कि वो जो एफ इनवर्स एक्स था उसको टी मान लो आप, और टी मान के जो है जैसे आप उसको टी में लाओगे तो वो एफ से बन जाता है एफ ऑफ टी प्लस टी इंटू एफ डेस टी, ऐसे बन जाता है वो, और फटाफट जो है उसका इंटीग्रल टी इंटू एफ ऑफ टी आ जाता है उसका इंटीग्रल, तो बड़ी आसानी से आ जाता है। तो ये अच्छा सवाल है, मतलब इसमें ठीक है, हमें इनवर्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लगता है कि निकल रहा है तो उसको निकाल लेते हैं, निकाल के रख देते हैं अपन, लेकिन हमें सोचा भाई निकाल लें, जैसे निकालने लगे तो निकला नहीं वो, फिर हमने दिमाग लगाया भाई मॉड लगा दो आप, तो जैसा भी होगा देखा जाएगा, आंसर आ जाएगा ना। तो आगे चलते हैं ना हम, तो हम फॉर्मेशन पर आ गए थे ना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर। तो उसमें हम अब एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट करना सीखेंगे एक्चुअली अपन, क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए पहला स्टेप यही है कि फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। उनको एसेंशियल का मतलब क्या है वो देखते हैं अभी, उससे समझ में आएगा ना। तो बस यहां ऐसे स्टार लगा के लिख लो, इफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, if the arbitrary constants, if the arbitrary constants, if the arbitrary constants appear in, if the arbitrary constants appear in addition, comma subtraction, comma multiplication and division. If the arbitrary constants present in addition, comma subtraction, comma multiplication and division, then we club them, मतलब उनको इकट्ठा कर लेते हैं फिर अपन एक साथ, then we club them to reduce into single arbitrary constant, then we club them to reduce into single arbitrary constant, क्योंकि हमें क्या एसेंशियल काउंट करने हैं एक्चुअली, हमें एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट करने, तो ये हम माइंड में रखेंगे जब हमें लगेगा वो ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या डिवाइड हो रहे हैं, देन वी क्लब देम टू रिड्यूस इनटू सिंगल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब यहां लिख लें आप सवाल, फाइंड द नंबर ऑफ essential arbitrary constants in the following equations. Find the number of essential arbitrary constants, number of essential arbitrary constants in the following equations, number of essential arbitrary constants in the following equations, number of essential arbitrary constants in the following equations. तो इसमें फर्स्ट है हमारे पास ax plus by प्लस c बराबर 0। मैंने शायद कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में डिफरेंस बता दिया था आपको ना, जैसे अगर मैं y स्क्वायर बराबर 4x लिखूंगा, जैसे मैं एक तो लिखूं y बराबर 2x और एक में लिखूं y बराबर mx, तो ये m क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्योंकि m को मैं कुछ भी असाइन करूं वहां से एक फैमिली ऑफ लाइन मिलेंगी जो ओरिजिन से पास होती है, लाइन बहुत सारी आएंगी, उनमें एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सब ओरिजिन से पास होगी। हम बोल सकते हैं दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये एक लाइन है, फैमिली ऑफ लाइन नहीं है, ये लाइन है ना, और ये फैमिली ऑफ लाइन है। तो एम आर्बिट्रेरीली मैं अपनी इच्छा अनुसार
इसमें कुछ असाइन कर सकता हूँ, लेकिन जो भी असाइन करूंगा वो होगा कांस्टेंट, इसलिए इसको मैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल रहा हूँ ना, और वो फिक्स कांस्टेंट है हमारे पास। तो मुझे इसमें काउंट करना है नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स 2। ठीक, तो 3 रहे लेकिन 2 हैं, एसेंशियल 2 हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब लाइन जब निकालते हैं ना हम, लाइन निकालने के लिए हमें 2 जानकारियों की आवश्यकता होती है बस, क्योंकि लाइन के जितने भी फॉर्म पढ़े हैं हमने, जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो सी और एम हो तो मैं लाइन निकाल सकता हूँ, पॉइंट और स्लोप हो तो मैं लाइन निकाल सकता हूँ, 2 पॉइंट हो तो मैं लाइन निकाल सकता हूँ, 2 इंटरसेप्ट हो तो मैं लाइन निकाल सकता हूँ, अल्फा और पी हो तो मैं लाइन निकाल सकता हूँ। लाइन की जितनी भी फॉर्म पड़ती हैं हमने सब में 2 रिक्वायरमेंट होती है ना, 2 रिक्वायरमेंट का मतलब 2 इंफॉर्मेशन हो तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो बस मेरे पास, तो उससे मैं दोनों को निकाल सकता हूँ, 2 इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो। अब इसमें लग रहा है कि भाई ये 3 है, तो इसमें किसी एक से डिवाइड कर दो, आप चाहो तो सी से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया ए बाई सी इंटू एक्स प्लस बी बाई सी इंटू वाई और प्लस 1 बराबर 0। अब चाहो तो इसको कैपिटल ए मान लो, इसको कैपिटल बी मान लो और इसको 1 मान लो। ये ऐसा आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इज 2 ओनली। अब इसमें थोड़ा सा हो सकता है डाउट आया अपने को कि भाई जैसे कैसे भाई 2 कैसे हो गए ना, 3 है हमारे पास है ना, तो उसमें क्या करो आप, यहाँ कोई भी एबीसी रख के देखो आप, रेंडमली एबीसी कुछ भी रख के देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ए बराबर 2 रख देता हूँ, बी बराबर -1 और सी बराबर 3 रख देता हूँ ना, वी आर गेटिंग 2x - 5 और प्लस 3 बराबर 0, ऐसे रख देता हूँ ना। अब आपको लगे भाई 3 ही एसेंशियल है, 2 नहीं है, तो अब आप ये देखो कि क्या मैं यहाँ ए और बी रखकर ये लाइन यहां से निकाल सकता हूं, क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन यहां से निकाल सकता हूं, क्या मैं ऐसे ए और बी रख पाऊंगा कि ये लाइन यहां से निकल जाएगी, इसका मतलब 3 नहीं थे वो 2 ही थे ना, तीसरे की जरूरत नहीं है। जब उसी लाइन को मैं यहां से भी निकाल, जो लाइन मैंने यहां से निकाली है एबीसी को रखकर, वो मैं यहां से भी निकाल सकता हूं, तो तीसरे की जरूरत कहां है फिर, ए को रख दूंगा मैं, ए इजिकल टू 2/3 एंड बी इजिकल टू -1/3, वही लाइन में यहां से निकाल। तो कभी डाउट लगे जैसे सोच सकते हैं अपन, रख के देख लो वहां पर रेंडमली, भाई मैंने यहाँ रखा, ये लाइन आई, अब अगर मुझे लगता है मैं यहां से निकाल सकता हूँ उसको, तो फिर वो एसेंशियल 2 ही थे, 3 नहीं थे एसेंशियल, है ना। समझ में आ गया ना, ऐसे लिख दिया। अब ऐसे मैं मान लो जो मैं लिखा रहा था आपको, अब मान लो मैं यूं लिख दूं ए इंटू बी एक्स प्लस का सी वाई प्लस डी, अब ये कितना है, दो ही है तो ना भाई, ये तो एक ही तो है ना, फिर ऐसे सी लिख दो यहाँ, फिर ऐसे यहाँ डी और लिख दो, फिर ऐसे यहाँ ई और लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा उससे, लिखते जाओ उससे। तो जब वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, वो ऐड हो रहे हो, वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, वो डिवाइड हो रहे हो, तो वी क्लब देम टू रिड्यूस इनटू सिंगल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो उसको एक सिंगल मान लेते हैं अपन ना, जैसे हमने किया ना, इसको एक सिंगल मान लिया, डिवाइड हो रहे थे इसको क्लब कर लिया, एक सिंगल में रिड्यूस कर दिया हमने। तो ऐसे अगर मल्टीप्लाई भी हो रहा हो ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपन ऐसे लिख सकते हैं उसको, ये ए बी को मैंने कुछ मान लिया ऐसे कैपिटल है, एक्स प्लस का सी वाई प्लस डी आ गया। अब डी से क्या करो, डिवाइड कर दो, ए बाई डी को कुछ और मान लूंगा मैं, बी बाई डी को कुछ और मान लूंगा, 2 एसेंशियल है इसमें, क्लियर हो गया, 2 एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना। तो इससे हमें ये काउंट, हमें इनकी काउंटिंग पता लगानी है, उसमें कितने हैं उससे मतलब नहीं है, हमें एसेंशियल देखने हैं कि एसेंशियल कितने हैं, और हमने मान रखा है कि जब एक बार हम काउंट कर लेंगे, तो काउंट करने के बाद ये मान लेंगे लेट देयर बी एम एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ये मान लेंगे काउंट करने के बाद। तो अभी इसमें हमारे पास 2 निकले एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसका यूज है बाद में देखेंगे, इसको हम बताएंगे आपको ना। सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं अपन, हेडिंग डाले रखा है मैंने ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये कितने एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसमें कितने हैं, इसमें 2 ही है ना, एक एम है और एक सी है ना, इसको कम कर ही नहीं सकते अपन, है ना। समझ में आ गया ना, 2 है इसमें ना। मान लो इसमें नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स लिख सकते हैं, एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नंबर ऑफ, या लिख सकते हैं अपने आप को समझाने के लिए, एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इज इक्वल टू 2। और अगर मैं ये लिखता तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम अंडर रूट एम, इसमें कितने हैं, इसमें एक ऑब्वियस सी बात है एम ही है ना, एम को वेरी करने से सब आ जाए, इसमें एक एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दैट इज एम, एम से दोनों कवर हो रहे हैं ना भाई, नहीं आया समझ में, इसमें एक एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, डाउट है इसमें कुछ, इसमें एक एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस्ट टू पावर बी एक्स प्लस सी। एबीसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है नो डाउट, वो पता लगाना है एसेंशियल कितने हैं, कितने जरूरी हैं,
तो उनको और कम नहीं कर सकता मैं, ये मुझे पता लगाना है। कितने? दो। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस्ट टू पावर बी एक्स इंटू ई रेस्ट टू पावर सी। अब ये कांस्टेंट ही है, ये भी कांस्टेंट। अब ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ए इंटू ई रेस्ट टू पावर सी को मैंने एक साथ लिख लिया। अब इसको कुछ मैंने मान लिया के, तो दिस इज के इंटू ई रेस्ट टू पावर बी एक्स। अब कितने दिख रहे हैं? दो। देर आर टू एसेंशियल आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। डाउट आ रहा हो तो यहां कुछ एबीसी रख के देख लो और उसको यहां से निकालने की कोशिश कर लो, उसको अपने आप जवाब मिल जाएगा कि भाई हमने कम किए तो कुछ अपराध तो नहीं कर दिया हमने ना। तो अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा। आपको लगता है कि मेरे को डाउट है, यहाँ कुछ भी कॉम्बिनेशन रख के देख लो और सोच के देख लो मैं यहां से निकाल सकता हूं, कोशिश करके देखो आप, फिर अपने आप आपको जवाब आ जाएगा कि हाँ भाई ये एसेंशियल दो ही है हमारे पास। सोच लिया? सही है। तो देर आर टू एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दो एसेंशियल है हमारे पास, ठीक है ना। मल्टीप्लाई हो रहे थे ना भाई, इनको क्लब कर दिया, रिड्यूस करके एक बना दिया और उससे फटाफट दो एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गए। इसके बाद लिखें y इज इक्वल टू C1 माइनस 2C2 इंटू ई रेस्ट पावर एक्स प्लस C3 इंटू ई रेस्ट पावर एक्स प्लस C4। हो गया? कितने? एक। देर इज वन सिंगल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट है, इसको केवन मान लिया। कोशिश करनी पड़ेगी है ना, कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल सही कहा है वो जिसने भी कहा है, लेकिन उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। तो दिस इज C3 इंटू ई रेस्ट पावर एक्स इंटू ई रेस्ट पावर C4। इसको मैं क्लब कर लूंगा वापस। तो दिस इज K1 इंटू ई रेस्ट पावर एक्स, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको K2 मान लिया मैंने, ई रेस्ट पावर एक्स। अगेन दिस इज K1 प्लस K2 ई रेस्ट पावर एक्स, तो दैट इज K इंटू ई रेस्ट पावर एक्स। इसमें एक एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ओनली वन एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज देयर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जब भी कोई फैमिली ऑफ कर्व हमें दे रखा होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हो सकता है हमसे कहा जाए फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू दिस फैमिली ऑफ कर्व। तो सबसे पहले मुझे इसमें एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट करने पड़ेंगे। काउंट करने के लिए मैंने यह प्रोसीजर फॉलो किया और मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग इसको फैमिली ऑफ कर्व बोलूं, इस फैमिली ऑफ कर्व में और इस फैमिली ऑफ कर्व में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम है ना। वो थोड़ा ऐसे लिखा हुआ था, हमने इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। एसेंशियल जितने हैं वो क्रिएट कर लिए हमने, यहाँ पर एक ही एसेंशियल है। जो भी कर्व मुझे यहाँ से मिलेगा, या भले मैं C1 C2 C3 C4 को कुछ भी रख लूँ वहां पर, वहां से जो भी कर्व मिलेगा वो मुझे यहाँ से अपने आप मिल जाएगा ना। इसलिए एसेंशियल हमारे पास एक ही था ना। समझ में आ गया ना। तो सबसे पहले हमें जब भी हमें कहा जाएगा इस कर्व के कोरस्पॉन्डिंग आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, तो सबसे पहले मुझे उसमें नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट करने पड़ेंगे। काउंट करने के बाद मैंने मान लिया कि उसके अंदर m एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, किसी में एक होंगे, किसी में दो होंगे, किसी में तीन होंगे। जनरलाइज में मान लिया हमने कि उसमें m आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब सेकंड स्टेप पर आते हैं अपने ना, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, now we differentiate the given equation of curve m times. Now we differentiate the given equation of curve, वो जो फैमिली ऑफ कर्व रखा है ना हमें, जिसके कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी, उसको m टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे हम। नाउ वी डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन कर्व m टाइम्स, यानी m क्या है? एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर एक आएगा तो एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, दो आएंगे तो दो बार करूंगा, तीन एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे तीन बार डिफरेंशिएट करूंगा। तो ये सेकंड स्टेप पूरी हो गई। अब आपके पास इक्वेशन कितनी है? आपके पास इक्वेशन एक तो फैमिली ऑफ कर्व की थी, एक आपने उसको m टाइम्स डिफरेंशिएट कर दिया, तो m इक्वेशंस आपके पास वो आ गई। तो टोटल इक्वेशन कितनी हो गई?
m+1 हो गई। अब मैं इन m+1 इक्वेशंस का यूज करके वो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, m आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उनको गायब कर दूंगा। जैसे हम पैराबोला कोनिक सेक्शन वगैरह में पढ़ते हैं ना, कि अगर मैं एक पैरामीटर गायब करना हो तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए, 2 पैरामीटर गायब करने हो 3 इक्वेशन चाहिए। तो यहां हमारे पास m आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हमारे पास m+n इक्वेशन है, m+1 इक्वेशन, उनका यूज करते हैं। वैसे सवाल बोलते हैं ना पैराबोला के अंदर, इसे ऐसे लिखते हैं, वो मान लो पैराबोला है, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ दोस कॉर्ड्स ऑफ द पैराबोला व्हिच आर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स। तो इसमें एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं हम, भाई वर्टेक्स से ड्रॉ की गई कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस निकालो। तो वर्टेक्स से ड्रॉ की गई कॉर्ड तो बहुत सारी है, उनमें से एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी हमने। अब हमें इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, तो जिसका लोकस निकालना है उसको मान लो आप MH, के मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो उसमें। तो H बराबर कितना आ गया, H इज इक्वल टू AT² / 2 एंड K इज इक्वल टू 2AT/2। तो K बराबर कितना आ गया, 80 आ गया। अब हमें क्या करना है, H और K में रिलेशन चाहिए, तो हमें एक पैरामीटर गायब करना है T। तो एक को गायब करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए, 2। अगर T1 T2 होते हैं तो फिर 3 इक्वेशन चाहिए होती है। तो हमारे पास m आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हमें उनको गायब करना है, तो उनको गायब करने के लिए m+1 इक्वेशन होनी चाहिए, वो जनरेट कर लिया हमने। तो अब इन m+1 इक्वेशन का यूज करके हम जितने भी वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे एसेंशियल, उन सबको गायब कर देंगे। तो स्टेप नंबर 3 पर आ गए। नाउ वी एलिमिनेट now you लिखो, now by using m+1 equations, now by using these m+1 equations, now by using these m+1 equations we will eliminate the arbitrary constants, we will eliminate the arbitrary constants. Now by using these m+1 equations we will eliminate the arbitrary constants, and we will get the required differential equation, corresponding to given family of curve. Now we will eliminate, now by using these m+1 equations we will eliminate the arbitrary constants to get the differential equation corresponding to given family of curve. तो 3 स्टेप प्रोसेस हो गया। अब वो गायब करने में थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को, नो डाउट है, लेकिन वो दिमाग भी अलग अलग तरह से लगा सकते हैं। अल्टीमेट एम ही होगा कि उनको गायब कर दो आप कैसे भी करके। स्टेप हो गई, पहले काउंट कर लो, जितनी काउंटिंग आई उतनी बार डिफरेंशिएट कर दो, m+1 इक्वेशन आ गई। अब उनका यूज करके आपको गायब करना है। गायब करने के बाद वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब करने के बाद वो जो इक्वेशन आएगी, नो डाउट उनमें डिवाइड होंगे, क्योंकि आपने डिफरेंशिएट किया है ना उनमें, तो डिवाइड होंगे। तो वो जो इक्वेशन आएगी दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन फैमिली ऑफ कर्व। अब देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो मिलेगी हमें, इसमें 2 विशेषताएं होंगी। हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री दोनों निकालना आ गया हमें। तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी गिवन कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग, उसमें 2 विशेषताएं होंगी। पहली विशेषता है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर उतना ही होगा जितने उस कर्व के अंदर एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे। क्योंकि जैसे अगर मान लो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे तो उस इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट किया आपने, तो d2y/dx² ही आएगा। तो उसका ऑर्डर वही होगा जितने उसमें एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, एंड देयर विल बी नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें मिलेगी उसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनको गायब किया है ना हमने, उनको गायब करके तो लाए हैं ना। तो जब भी कोई फैमिली ऑफ कर्व होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 विशेषता होती है। क्या लिख सकते हैं हम, द डिफरेंशियल इक्वेशन corresponding to given family of curve will always have 2 qualities, the differential equation corresponding to given family of curve will always have 2 qualities. First, its order, it का मतलब differential equation, its order will be exactly equal to the number of essential arbitrary constants present in the given family of curve. सही है ना? क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जितने हैं उतनी बार डिफरेंशिएट किया। बातों को समझे भी सही, लंबे समय तक याद रखने के काम आएगा हमारे ना, क्योंकि हम उसको उतनी बार ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं जितने उसमें एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। 2 थे, 2 बार डिफरेंशिएट किया
और 2 बार डिफरेंशिएट करने का मतलब d2y/dx² आता है, उसका ऑर्डर 2। 3 अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते, मैं 3 बार डिफरेंशिएट करता, d3y/dx क्यों आता? क्या लिखा है मैंने? इट्स ऑर्डर विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द number of essential arbitrary constants present in the given differential equation. Second, and there will be no arbitrary constants present in the differential equation. There will be no arbitrary constants present in the differential equation. Present in the differential equation. समझ में आ गया ना? क्योंकि उनको तो गायब किया है मैंने, तभी आया हमारे पास है ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई फैमिली ऑफ कर्व मुझे दे रखा हो और मैं बिना डिफरेंशियल इक्वेशन निकाले ये पता लगा सकता हूं कि उस फैमिली ऑफ कर्व के कोरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन आने वाला है उसका ऑर्डर क्या होगा, ये बिना डिफरेंशियल इक्वेशन निकाले पता लगा सकता हूं। कैसे पता लगाऊंगा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट कर लूंगा। उस गिवन कर्व के अंदर जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतना ही उसके कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी हम फॉर्म करते हैं किसी गिवन कर्व के कोरस्पॉन्डिंग, उसमें कभी कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है ना? जैसे एक सवाल करते हैं अपन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dy/dx is equal to dy/dx is equal to ay, where a is arbitrary constant, where a is arbitrary constant, arbitrary constant. Find the order of this differential equation where a is arbitrary constant. A is not constant, A is arbitrary. वो ऐसे भी बोल सकते हैं A is fixed constant, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन यहाँ बोल रखा है A is arbitrary constant. What is the order of this differential equation? Order is not 1. क्योंकि अगर ऑर्डर 1 क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें प्रेजेंट है, जबकि डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होता है ना। तो ये तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब मैं इसको क्या करूं? गायब कैसे गायब करूं? डिफरेंशिएट करूंगा इसको मैंने, और डिफरेंशिएट करते क्या आएगा? d2y/dx² इज इक्वल टू dy/dx। अब हम बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? 2। उसका ऑर्डर 2 नहीं है ना। हाँ, अगर वो बोलते हैं ए इज फिक्स कांस्टेंट तो मैं वहीं बोल देता कि ऑर्डर उसका 1 है। डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है ना। अगर है तो फिर मैं उससे उसका ऑर्डर नहीं निकाल सकता, मुझे एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा गायब करके ना, तब जाके उसका ऑर्डर बता पाऊंगा। अब सवाल करते हैं बस है ना, हमें फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन corresponding to given family of curves. Find the differential equation corresponding to given family of curves. कुछ फैमिली ऑफ कर्व आपको दे रखे होंगे और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। बड़ा ध्यान से हम पहले आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट करेंगे, उतनी बार डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर वो n+1 इक्वेशन आएंगी, उनका यूज करके उनको गायब कर देंगे। ये करना है बस अपने को ना। तो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। फर्स्ट है हमारे पास y² is equal to 4ax। ऑब्वियस है a क्योंकि अगर वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। a फिक्स कांस्टेंट अगर होता तो किसी एक कर्व के कॉरेस्पॉन्डिंग में डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं निकालता कभी भी ना। हम नहीं निकाल सकते। हम फैमिली ऑफ कर्व के कॉरेस्पॉन्डिंग की क्या निकालते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं ना। तो इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? 1। बस एक बार डिफरेंशिएट करने का फ्रीडम है, तो 2 इक्वेशन आ जाएंगी, मैं गायब कर दूंगा फटाफट। करो गायब है ना, और गायब करके निकाल दो। यानी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 1। उसका ऑर्डर होगा 1 क्योंकि इसमें एक एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, तो एक बार डिफरेंशिएट करने का dy/dx आएगा, उसका ऑर्डर 1 आने वाला है ना। ऑर्डर विल बी 1। हो गया? अब देखो, मुझे पता है कि मैं एक बार डिफरेंशिएट करना है ना, तो देखो मैं ऐसे भी कर सकता। अब वो जो हम गायब करेंगे ना वो थोड़ा स्किल पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो मैं एक यूनिक तरीका नहीं है। ये अच्छी बात है कि उसमें यूनिक तरीका नहीं होगा, कि अगर वो पर्टिकुलर तरीका दिमाग में क्लिक नहीं हुआ तो फिर हम गायब नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है ना, ये अच्छी बात है इसमें ना। अगर यूनिक तरीका होता तो दिक्कत आती है, फिर वही तरीका सोचना पड़ता है अपने को ना। तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर दो। तो दिस इज 2y इंटू dy/dx, और वो कितना आ जाएगा? दिस इज 4a। अब मुझे इसको बस मैं एक बार डिफरेंशिएट कर सकता था, 2 इक्वेशन आ गई, मुझे गायब करना। इस 4a को वहां रख दो, या 4a वहां से निकाल के यहाँ रख दो, या उस 4a को वहां रख दो, या उस 4a को निकाल के यहाँ रख दो। तो दिस इज y² इज इक्वल टू कितना आ गया? 4a की जगह लिखा मैंने 2y इंटू dy/dx। ये तो 4a हो गया, और ये कितना हो गया? ये x हो गया ना। इस y को y से काट सकते हैं क्योंकि हमें तो क्या निकालना है? डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है ना। तो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू
कितना आ जाएगा y अपॉन 2x। दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं, फिर हम बाद में उनको सोल्व करना सीखेंगे। तो जब कभी हमसे कहा जाएगा सोल्व दिस, तो इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, वो फैमिली ऑफ कर्व आ जाएगा हमारे पास। इसको सोल्व करने पर वो फैमिली ऑफ कर्व आ जाएगा हमारे पास। अभी हम कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं, जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो उससे फैमिली ऑफ कर्व आ जाएगा। ठीक है ना। हम ऐसा भी कर सकते थे, देखो इसमें ये गायब कर दिया, मुझे पता है मुझे ये गायब करना है, और मैं एक बार डिफरेंशिएट कर सकता हूं। नहीं, हम एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और एक बार डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने इसको ऐसा कर दिया 4a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स। कैसे लिख सकता हूं, मतलब डिफरेंशिएट कर दो, ए अपने आप गायब हो जाएगा, है ना। भाई एक बार डिफरेंशिएट में कर सकता हूं, तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, 0 इज इक्वल टू एक्स इंटू 2y डी वाई बाई डी एक्स, माइनस कितना आ गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 0 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, अपने आप 0 हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 2x आ गया। वो मैंने ए अलग कर दिया मतलब, और फटाफट वो ए अलग करने के बाद डिफरेंशिएट कर दिया, उससे अपने आप ए गायब हो गया, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा ना। सेम आ रहा है ना उससे। तो ऐसे ही ध्यान रखना है अपने को, काउंट करने हैं, और काउंट करने के बाद फिर हमें आंसर निकालना है ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सेकंड सवाल कर रहे हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस बी। इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। हेडिंग डाले रखा है हमने, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। ओके, दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपने ना, तो तीन इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। नंबर ऑफ एसेंशियल सिंस m बराबर 2, नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट्स आर 2, दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। तो 2y इंटू वाई डैश, और उससे कितना आ गया 4a आ गया बस। बस एक बार और कर दो, अपने आप ही गायब हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं अपने को ना, है ना। तो एक बार और फ्रीडम है, एक बार तो मैं करूंगा ही करूंगा ना। तो बस एक बार डिफरेंशिएट करते ए अपने आप गायब हो जाएगा, तो यहां से कैंसिल कर दो चाहो तो पहले ना। तो ये कितना आ गया y इंटू वाई डैश, दिस इंप्लाइज y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू a। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, तो y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश होल स्क्वायर बराबर 0। समझ रहे ना वाई डैश का मतलब। तो ये आ गया, दिस इज y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। अब कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे उसमें, दो, तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसका ऑर्डर दो ही आ रहा है, क्योंकि दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ऑर्डर दो ही आएगा ना। एंड देयर इज नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट इन द ऑब्टेन्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं ना। y इज इक्वल टू a इंटू ई रेस्ट पावर बी एक्स, इसके कोरेस्पॉन्डिंग मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है ना, a इंटू ई रेस्ट पावर बी एक्स। मतलब अच्छी बात है कि लॉजिक मुझे पता है, कि पहले मैं काउंट कर लूंगा, वो काउंट करना सिखा दिया, इतनी बार डिफरेंशिएट कर लूंगा, उसमें क्लियरिटी है। मुझे गायब करना है तो मैं अपनी स्किल का इस्तेमाल कर लूंगा और उसको गायब कर दूंगा। और पहले से पता है हमें कि भाई हमें गायब करने हैं, तो हम अलर्ट रहते हैं ना, और जैसे ही मौका मिलता है फटाफट गायब कर देते हैं उनको।
हो गया। तो हम दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दो बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सिंस m is equal to 2 there are two arbitrary constant, therefore y dash is equal to a into b into e raised to power bx। अब या तो मैं क्या है इस तरह से चलूं कि मुझे पता है मुझे गायब करना है, मुझे खुद को ही गायब करना है, तो अपने लिए मुसीबत क्यों खड़ी करें अपन। हम देखो इसको क्या लिख सकते हैं, बड़ी a इंटू ई रेस्ट पावर bx, तो इसको b इंटू वाई लिख दिया मैंने, ये तो अपने आप ही गायब हो गया है ना, मैंने उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया है को ना। अब हम चाहते हैं बी, हमें एक बार और फ्रीडम है डिफरेंशिएट करने के लिए, और हमें बी गायब करना है, तो बी को यहीं अलग कर दो, यहां लिख दो बी इज इक्वल टू वाई डैश अपॉन वाई, तो अपने आप गायब हो जाएगा वो। बस डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स, तो 0 इज इक्वल टू वाई विल रिमेन एज सच, वाई डैश का कितना आ गया वाई डबल डैश, वाई डैश विल रिमेन एज सच, वाई को डिफरेंशिएट करूंगा तो वाई डैश आ जाएगा अपॉन वाई स्क्वायर। बस अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हट ही जाएगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इज वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। ये ऐसा आ गया बस। तो ये कम टाइम लगा, मुझे दिमाग कम लगाना पड़ा क्योंकि मैं पहले से अलर्ट था कि मुझे गायब करने भैया, तो जैसे ही मुझे फटाफट वाई मिला फटाफट मैंने गायब कर दिया उसको। और अगर मैं ऐसा नहीं सोचता तो फिर दिक्कत आती मुझे ना, अगर हम ऐसा नहीं सोचते, मान लो यहाँ अगर अलर्ट नहीं रहते तो फिर दिक्कत आती है अपने को, दिक्कत का मतलब हाँ मैनेज करने में दिक्कत आती, फिर सोचना पड़ता। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, तो यह आ जाएगा a इंटू बी स्क्वायर और इंटू ई रेस्ट पावर बी एक्स। अब मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, मतलब इन तीन इक्वेशन से मुझे काम चलाना पड़ेगा। तो इसमें हम ऐसा देख सकते हैं कि अगर मैं इन तीन इक्वेशन का यूज करके काम चलाऊंगा और मुझे हटाने हैं ना, तो हो सकता है अलग अलग अप्रोचेज हो, जैसे इनको मल्टीप्लाई कर लो आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इधर तो चिंता मत करो उधर क्या आएगा, उधर देखो आप तो ए और बी वाले की तरफ, उससे आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर 2bx एंड दैट इज वाई डैश का स्क्वायर, दैट इज वाई डैश का स्क्वायर। तो बस ये फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा वाई इंटू वाई डबल डैश विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ई रेस्ट टू पावर 2bx एंड दैट इज सेम एज ए बी ई रेस्ट टू पावर bx का होल स्क्वायर एंड दैट विल बी वाई डैश का स्क्वायर। और ये आया था पहले भी हमारे ना, तो जब भी लगे उसको अलग अगर कर सकते हो ना हाथों हाथ आप, तो अलग करते चलो उनको, ताकि वो अलग हो जाए और बाकी अलग हो जाए, ताकि डिफरेंशिएट करते हुए गायब होते रहे ना। थोड़ा ये ध्यान रखना है अपने को, वरना कैसे भी करके दिमाग लगा के गायब करने ही पड़ेंगे अपने को ना, तभी डिफरेंशियल इक्वेशन मानी जाएगी वो ना, उसमें कभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। y इज इक्वल टू c1 इंटू ई रेस्ट टू पावर x प्लस c2 प्लस c3 इंटू ई रेस्ट टू पावर x, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है हमें। हो गया ना, तो एसेंशियल कितने हैं इसमें, एक ही है बस है ना, तो बस वो एक आ गया है ना, तो पहले बना लिया उसको, y इज इक्वल टू पहले काउंट करना पड़ा, तो c1 इंटू ई रेस्ट पावर एक्स इंटू ई रेस्ट पावर c2, फिर ये c3 इंटू ई रेस्ट पावर x हो गया। इनको एक मान लिया मैंने ना, इसको मान लिया मैंने k1 ई रेस्ट पावर x, वो लिखा हुआ c3 ई रेस्ट पावर x, तो k1 प्लस c को क्या मान लिया हमने, अगेन k मान लिया, तो ई रेस्ट पावर x हो गया ना, ये आ गया भाई है ना। अब जो भी मैं यहां से निकाल सकता हूँ ना वो मैं यहां से भी निकाल सकता हूँ, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब सवाल स्टार्ट करेंगे हम, तो सिंस m इज इक्वल टू 1, तो बस मुझे क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार या तो k को अलग करके कर दो, क्वेश्चन रूल लगा दो, या फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो y इज इक्वल टू y डैश इज इक्वल टू k इंटू e रेस्ट टू पावर x एंड व्हाट इज दिस y, तो देयरफॉर y डैश बराबर y, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सब बन जाएगा ना। एक और लिखिए नेक्स्ट, a एक्स स्क्वायर a एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन।
हो गया। तो इसमें दो बार डिफरेंशिएट करने का फ्रीडम है ना, में एम बराबर 2 है हमारे पास, दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, एम इज इक्वल टू 2। तो पहले बार डिफरेंशिएट किया 2ax प्लस का 2by और इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर लो, a इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ये एक बार डिफरेंशिएट करने पर आया, एक भी गायब नहीं हुआ इसमें, है ना। तो मैं क्या करता हूं, इसमें ए और बी को अलग अलग कर लेता हूं। मैंने यहीं से ए और बी को अलग अलग कर लिया है। इसको लिख सकता हूं मैं माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू वाई इंटू वाई डैश अपॉन एक्स। वाई डैश लिखने में समय कम लग रहा है एक्चुअली, है ना, डी वाई बाई डी एक्स की जगह। तो मैंने यहीं से ए और बी को अलग कर दिया, क्योंकि अगर मुझे पूरी पता है, मुझे अगर मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा फिर दोनों बचे रहेंगे, फिर दोनों गायब नहीं होंगे। मुझे दोनों गायब करना है, तो मैंने यहां से माइनस ए बाई बी क्रिएट कर लिया। समझ में आ गया है? बता, डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ, डिफरेंशिएट बोथ द साइड, तो 0 हो गया। ये आएगा, क्वेश्चन रूल लगा दूंगा, एक्स वाई इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई डैश विल रिमेन सेम, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो ही जाएगा। बस ये आंसर आ गया हमारा ना। तो इससे कितना आ जाएगा, दिस इज एक्स इंटू वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बस ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है ना, ऐसे निकाल लिए। और अगर हम आगे चलते हैं, मान लो ऐसा नहीं करते, तो गायब तो करना ही पड़ता, क्योंकि पता है गायब तो करना है, आगे डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकता। मान लो मैं ऐसा नहीं लिखता ना, ये हालांकि ये तरीका आसान था, मैं बार बार इसीलिए यूज करके बता रहा हूं आपको ना। अदरवाइज फिर हम क्या करता है, एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं, तो ए प्लस बी इंटू वाई डबल डैश एंड प्लस फिर कितना आता, बी इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर बराबर 0 आ जाता। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना, फिर ऐसा आता हमारे पास। अब गायब अभी तक एक बार भी नहीं हुआ, कोई भी गायब नहीं होगा, लेकिन ये 3 इक्वेशन है, मैं इन तीनों का यूज कर सकता हूं। तो फिर सिंपल तरीका ये है, देखो यहां से जो है आप ए निकाल लो इन टर्म्स ऑफ बी, यहां से ए को निकाल लो इन टर्म्स ऑफ बी, है ना। या ऐसा करते हैं ना अपन, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो भैया, तो एक्स से मल्टीप्लाई करो जो साइमल्टेनियस इक्वेशन में करते हैं, या सिंपली यहां से ए निकाल लो, वो इन टर्म्स ऑफ बी आ जाएगा, उसको यहां रख दूंगा। तो इस पूरी इक्वेशन में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो वहां से बी निकल जाएगा, उस बी को फिर मैं यहां रखूंगा पहले, उससे ए आ जाएगा, फिर ए और बी को मैं वहां रख दूंगा। या सिंपली ये भी यहाँ ए एक्स है, यहाँ ए अकेला है, तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर दो, तो उससे ए तो हट जाएगा, समझ रहे ना, बी निकल जाएगा। और एक बार बी आने के बाद उस बी को यहीं रख देंगे हम, उससे ए आ जाएगा। फिर ए और बी नहीं आ रहा समझ में, बस ए और बी निकल जाएंगे तो वहां रख देंगे, या तो मैं ए और बी निकाल के यहाँ रख दूंगा, या ए और बी निकाल के वहां रख दूंगा, या ए और बी निकाल के यहाँ रख दूंगा। तो कहीं भी रख दो, एक ही बात है, क्योंकि तीनों का यूज कर रहे हैं निकालने के लिए ना, तो कहीं भी हमें तो गायब करना है ना, तीनों का यूज करके ना। या फिर ये फटाफट आसान था, फटाफट मैंने लिखा और वो गायब हो गए, और गायब रख के कैलकुलेट करके निकाले। नेक्स्ट सवाल लिखे ना, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन
Find the differential equation corresponding to family of circles. Find the differential equation corresponding to family of circles. Corresponding to the family of circles touching the x-axis at the origin. Find the differential equation corresponding to family of circles touching the x-axis at the origin. मतलब पहले आपको वो सारे सर्कल लिखने हैं जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहे होंगे, वो सारे सर्कल लिखने हैं पहले आपको ना। फिर वो बहुत सारे सर्कल आएंगे, उनको फैमिली ऑफ सर्कल बोलेंगे। उन सब में विशेषता होगी कि वो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहे होंगे। फिर उनके कोरस्पॉन्डिंग, यानी अब हमें पहले यहाँ कर्व की इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी। अब तक हमें कर्व का इक्वेशन दिया हुआ था, अब हमें कर्व का इक्वेशन भी बनाना पड़ेगा। उसके कोरस्पॉन्डिंग फिर काउंट करेंगे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये काम भी करना पड़ सकता है कि पहले हमें कर्व बनाना पड़े खुद को, अपने आप को, फिर पता लगाना पड़े कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, फिर डिफरेंशिएट करेंगे और तब जाके हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना पाएंगे। तो थोड़ा काम ज्यादा बढ़ गया इसमें। सबसे आसान सर्कल होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। स्ट्रेट लाइन तो बस नाम स्ट्रेट है उसका, सरल रेखा, बाकी सरल कुछ भी नहीं है उसमें नाम के अलावा। और नाम सरल इसलिए रखा है, ये रख देते कॉम्प्लिकेटेड लाइन तो फिर लगता ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसे नाम सरल रखा उसका। मतलब टफ इसलिए है, वो बहुत सारे कंसेप्ट हैं उसमें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहली बार पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर हम, और बहुत सारे कंसेप्ट हैं, दुनिया भर के कंसेप्ट हैं जो थ्रू आउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाते रहते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट के कारण वो टफ लगता है ना। है बड़ा आसान वैसे, डायग्राम बन सकता है, लाइन को फील कर सकते हैं अपन, तो इसलिए दिक्कत कम आती है उसे। तो वो सारे सर्कल लिखो जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहे हैं ना। तो अगर मैं ओरिजिन ये बना लिया मैंने ओरिजिन, और ये एक्स एक्सिस बना लिया, तो बहुत सारे सर्कल होंगे ना जो इस लाइन को यहाँ टच कर लेंगे ना। तो मैंने कोई एक सर्कल बना दिया उनमें से ना, ये कोई एक सर्कल बना दिया हमने, अब ये टच कर रहा है। सर्कल निकालने के लिए हम हमेशा उसका सेंटर निकालने पर ध्यान देते हैं कि जब भी हमसे कहा जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो हमेशा हम कोशिश करते हैं क्या हम उसका सेंटर निकाल सकते हैं, क्या हम उसका रेडियस निकाल सकते हैं क्या। इन दो चीजों पर फोकस करते हैं हमेशा, चाहे सवाल कैसा भी हो। अब हमें इसका सेंटर रेडियस निकालना है, तो मैंने मान लिया ये जो इसका रेडियस है वो आर मान लिया मैंने, मतलब आर को मैं रेडियस बोल रहा हूँ, आर इज इक्वल टू रेडियस। तो आर हमारे पास रेडियस है, मतलब लेंथ हो गई, वो पॉजिटिव हो गया, मतलब आर तो है ना, ये रेडियस आ गया। तो इसका रेडियस तो मिल गया मुझे। अब सेंटर क्या है इसका, 0,r, 0,r। लेकिन ये सर्कल नीचे भी हो सकता है, तो उस केस में सेंटर क्या आता है फिर, 0,-r, क्योंकि सर्कल तो बहुत सारे आएंगे ना, ये सर्कल भी आएगा। यानी आर इज नॉट कांस्टेंट, आर इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सर्कल नीचे भी आ सकता है, नीचे आने के केस में उसका सेंटर होता है 0,-r, क्योंकि मैं आर को लेंथ बोल रहा हूं, तो लेंथ तो नीचे भी आर आती, लेकिन नीचे कितना आता हो, 0,-r आ जाता है ना। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस ये सेंटर का स्क्वायर, y अगर ऊपर वाला होगा तो -r होगा, नीचे वाला होगा तो +r होगा, होल स्क्वायर, और रेडियस का स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन सेंट्रल फॉर्म का यूज कर लिया हमने। मतलब इसको एक्सपेंड कर दो, इसमें एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस -2 r इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये ऐसा आ गया ना। अब +-2r को क्या मान लो, कुछ लेमडा मान लो, तो इस सर्कल ऐसा आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का लेमडा इंटू वाई बराबर 0। तो ये वो सारे सर्कल हो गए जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करेंगे। एंड द नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज 1। बस एक बार डिफरेंशिएट कर दो उसको ना। हम ऐसे इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, क्योंकि हम फैमिली ऑफ सर्कल में पढ़ते हैं कि किसी लाइन LX प्लस MY प्लस N बराबर 0 को किसी गिवन पॉइंट P x1, y1 पर टच करने वाले कितने सर्कल होते हैं, इनफाइनाइट, और उन सबका इक्वेशन होता है s प्लस लेमडा एल बराबर 0। उन सबका इक्वेशन होगा s प्लस लेमडा एल बराबर s प्लस लेमडा एल बराबर 0, जहां s का मतलब क्या है, पॉइंट सर्कल। उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को पॉइंट सर्कल मान लिया हमने,
यानी x माइनस x1 का स्क्वायर y माइनस y1 का स्क्वायर, और l का मतलब क्या होता है लाइन, तो ये हो जाएगा x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस लेमडा, और l का मतलब क्या होता है लाइन, lx प्लस my और प्लस n बराबर 0। हम ये वाला कंसेप्ट भी लगा सकते थे। अब यहाँ हमारे पास फिक्स पॉइंट क्या है, तो लाइन हो गई, ये तो हमारे पास लाइन हो गई ना, और ये क्या लिखा हुआ है y बराबर 0 लिखा हुआ है, और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ये कितना हो गया 0,0 हो गया। तो इस फैमिली ऑफ सर्कल को क्या लिख पाऊंगा मैं, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को क्या मान लिया मैंने, पॉइंट सर्कल, तो ये आ गया x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस लेमडा, और l का मतलब क्या है यहाँ y बराबर 0, तो डायरेक्ट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का लेमडा इंटू वाई बराबर 0। ये जल्दी से आ गया, वो हमने थोड़ा सेंटर और रेडियस का यूज करके निकाला, अदरवाइज दोनों में सेम आ गए बना। तो बस इसमें अब निकाल सकते हैं, एक बार डिफरेंशिएट कर दो उसको, और एक बार डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे तो एक बार डिफरेंशिएट करने पर हमारे पास कितना, या तो लेमडा को अलग कर दो यहीं चाहो तो, वरना वहां लेमडा गायब नहीं होगा, फिर लेमडा निकाल के यहाँ रखना पड़ेगा, या चाहो तो लेमडा को यहीं अलग कर दो, तो इसको लिख दो लेमडा इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, या तो ऐसा करके लिख दो, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, या कोई बात नहीं अगर मैं ऐसे नहीं लिखता तो भी मैं डिफरेंशिएट कर सकता था, तो उसमें आएगा 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स वन प्लस लेमडा इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो कोई बात नहीं, अब यहां से लेमडा निकाल के यह रख दो आप, तो हट जाएगा अपने आप लेमडा ना, एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकता हूं मैं, दो बार तो कर नहीं सकता, तो या तो ऐसे लिख के निकाल लो और या फिर ऐसे लिख के निकाल। क्या करेंगे, नहीं नहीं ऐसे कैसे करेंगे, वो ये कहां शुरू हुआ कि वो टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे, टच करना चाहिए ना, वो हमें वो सर्कल लिखने हैं जो टच कर रहे हैं, ये दो दो बार बता रहा हूँ यार, को पागल थोड़ी हूं मैं, दो दो बार सवाल करके बता रहा हूँ आपको यार, पता नहीं किस दुनिया में खोए हो आप। हमें यह इंश्योर करना है कि वो टच करेगा इसको और ओरिजिन पे टच करेगा, तो उससे कहाँ इंश्योर हो रहा, तो जो ओरिजिन से थोड़ी पास करा रहे हैं उसको, हमेशा ओरिजिन से पास टच करेगा वहां ओरिजिन पे, तो बस उसको, तो ये इंश्योर करना है कि सर्कल ओरिजिन पे टच करे, एक्स एक्सिस को, एक लाइन को ओरिजिन पे टच करे, सर्कल बहुत सारे आएंगे लेकिन वो टच करे ओरिजिन पर। तो दो तरह से मैंने बताया, एक तो ऐसे निकाल के बता दिया सेंटर रेडियस से, एक फैमिली ऑफ सर्कल से बता दिया। दोनों से इक्वेशन सेम आ रही है हमारी। तो इसके बाद अब हम यहाँ तो लेमडा निकाल के वहां रख देंगे, ये या तो ऐसे निकाल लो या फिर यहां से निकाल के वहां रख दो। नेक्स्ट सवाल लिखो आप, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलास, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलास with focus at origin, find the differential equation of family of parabolas having focus at origin, having focus at origin and axis of symmetry as x-axis. Find the equation, differential equation of family of parabolas having focus at origin, having focus at origin and axis of symmetry एज एक्स एक्सिस। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब पैराबोला अपनी एक्सिस के अबाउट हमेशा सिमेट्रिक होता है, इसलिए उसको कई बार एक्सिस की जगह एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोला जाता है ना। पैराबोला दुनिया का कैसा भी हो वो हमेशा अपनी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, इसलिए कई बार सिर्फ एक्सिस बोलने की जगह एक्सिस ऑफ सिमेट्री वर्ड यूज किया जाता है ना। तो हमें वो सारे पैराबोला लिखने हैं जिनका फोकस ओरिजिन पर है और जिनका एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन तो यहीं रह जाएगी जहां है, अब कोनिक सेक्शन काम आ जाएगा। मतलब पैराबोला में बहुत सारी वैरायटी के सवाल कराते हैं, मैं आपको बहुत सारी वैरायटी के सवाल, सिंपल फोकस दे रखा हो, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी हो तो पैराबोला निकालना आता है ना, पैराबोला का एक्सिस दे रखा हो, तीन चार वैरायटी कराते हैं उसकी कोनिक सेक्शन के अंदर। और बड़ा मजा आता है उस वक्त आपको, सर ऐसे कैसे करेंगे, सर यूं कैसे कर देंगे, सर ऐसे कैसे हो जाएगा। तो उसका फोकस हमें दे रखा है ओरिजिन पर है और उसका एक्सिस हमें दे रखा है एक्स एक्सिस है, तो पैराबोला निकालने के लिए या तो हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स हो तो पैराबोला निकल जाता है फटाफट, क्योंकि पैराबोला का ई क्या होता है 1,
और लेकिन पैराबोला के अलावा कुछ और निकालना हो तो फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और ई चाहिए होता है हमें, क्योंकि इलिप्स में ई वन से छोटा होता है और हाइपरबोला में ई वन से बड़ा होता है। तो ये तीन, लेकिन हमें, और अगर ये नहीं दे रखा हो तो फिर हम अल्टरनेट तरीके भी बता रखे हैं हमने, एक्सिस का इक्वेशन निकाल लो, टेंजेंट एट द वर्टेक्स निकाल लो। तो फोकस तो हमारे पास ओरिजिन पर है और ये उसका एक्सिस है, तो ये हमारे पास फोकस है उस पैराबोला का। तो पैराबोला यूं भी बन सकता है और पैराबोला ऐसे भी बन सकता है, किसे भी बना लो वो दोनों अपने आप आ जाएंगे ना। मैंने मान लिया पैराबोला ऐसे है, तो अगर ये फोकस है तो फिर ये उसका वर्टेक्स है, और हम जानते हैं फोकस और वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मैंने ए बोलते हैं ना। तो इस डिस्टेंस को मैंने ए मान लिया, डिस्टेंस ए है ना, मैंने लिख दिया भाई ए पॉजिटिव है। तो इस डिस्टेंस के कारण इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए, माइनस का 1,0 आ गया। तो ये पैराबोला की एक्सिस का इक्वेशन तो क्या हो गया, y बराबर 0 हो गया। और पैराबोला का टेंजेंट एट द वर्टेक्स क्या हो गया, दिस इज टेंजेंट एट द वर्टेक्स, दिस इज x प्लस ए बराबर 0। अब ये नॉर्मल फॉर्म में है, ये भी नॉर्मल फॉर्म में, तो बस अब पैराबोला का इक्वेशन लिख सकते हैं अपन, है ना। तो एक्सिस का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में लिखा हुआ है, उसके एक्सप्रेशन का स्क्वायर कर दो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, तो ये अब ए का क्या करेंगे, 4 टाइम्स कर देंगे ना, और इंटू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स, तो ऐसा आ गया ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये वो पैराबोला है जिसका फोकस ओरिजिन पर है और जिसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस है। इसमें ये वाला अपने आप आ जाता है, ये वाला पैराबोला अपने आप आ जाएगा। अगर मैं यहाँ एक ही जगह नेगेटिव रख दूंगा ना तो अपने आप इधर वाला आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ही जगह -1 रख के देखूं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4 इंटू एक्स -1 बन जाएगा। अब ये अपने आप इधर वाला बन जाएगा, देखो आप, इसका एक्सिस ये रहेगा, एक्स बराबर 1, एक्स 1 से छोटा होगा, एक्स 1 से छोटा होगा, तो ये अपने आप डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ये अपने आप ऐसे बन जाएगा। और ये डिस्टेंस कितनी है, 1 यूनिट है, तो ये इसका वर्टेक्स है, तो फोकस अपने आप ओरिजिन ही रहेगा। तो अपने आप ऐसा नहीं, वो अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने अपने आप ए नेगेटिव करते ही वो अपने आप आ जाए। ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मैं चाहूं तो +1 रखूं, -1 रखूं, +2 रखूं या -2 रखूं। अब कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसमें, बस एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो उससे 4a बचेगा, और वहां से ए निकाल के रख देंगे, है ना। बस पैराबोला निकालने में टाइम लगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। बस इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज 1, एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दो, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a। तो यहां से बस ए की वैल्यू निकाल लो और ए निकाल के वहां रख दो, तो हट जाएगा ए हमारे पास, है ना। यहां से ए निकाल के रख देंगे। एक सवाल लिख लो, घर से करके लाना है ना। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through the origin. Find the differential equation of family of circles passing through the origin. Find the differential equation of family of circles passing through the origin. Passing through the origin. तो होमवर्क लिख लो जो करके लाना है आपको ना। टीपीपी नंबर कहां तक कर लिया हमने, C6 कर लिया, C7 करना है एक तो अपने को ना। डीपीपी नंबर C7 डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 चल रहा है हमारे ना। तो एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर कहां तक आ गए हम, शायद हम 20 तक आ गए शायद ना। 21 हम कर चुके थे, 22 करना है, 23 करना है, 24 करना है, 25 शायद हम कर चुके थे ना। इसके बाद नेक्स्ट 26 करना है ना, एक 27 डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 A1 तो कर चुके, इसमें A2 करना है, A3 करना है, A4 करना है। पार्ट 2 में शायद हम A1 कर चुके, तो A2 करना है, A3 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ये करके लाना है ना।